मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या जिसको भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं, इसके विषय में कि आखिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्या था, इसमें क्या क्या प्रावधान था। क्योंकि जब रॉलेट एक्ट 1919 में आया था तो उसके बाद क्या हुआ कि इसके विरोध प्रदर्शन जब हुए देश के अंदर, तो इसका सबसे विध्वंसक और हिंसक रूप देखने को मिला जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोगों का जान गया और इससे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय लोगों के अंदर एक असंतोष का भावना बढ़ता जा रहा था। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया गया था। हालांकि जो मॉन्टेग्यू घोषणा है वो 1917 में ईस्वी में किया गया था, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों के द्वारा बड़े पैमाने पर स्वशासन की मांग किया जा रहा था। इन मांगों को देखते हुए 1917 ईस्वी में एक मॉन्टेग्यू घोषणा जारी किया गया और उसमें कहा गया था कि जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा, विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भारतीय लोगों को स्वशासन देने की प्रक्रिया में काम किया जाएगा। हालांकि जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो समाप्त होने के बाद स्वशासन देने के वजह भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद उभर रहा था, इन राष्ट्रवाद को दबाने के लिए लेकर के आया गया था रॉलेट एक्ट, जिसका परिणाम देखने को ये मिला कि देश के अंदर अलग अलग भागों पर हिंसक घटनाएं हुई। सरकार के द्वारा क्रूरतापूर्वक इन प्रदर्शनों को दबाया गया। आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो कि 1919 ईस्वी में आया था, ये क्या था, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे और इस रिफॉर्म के बाद देश के अंदर स्वशासन की बात जो कहा गया था 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा के द्वारा, क्या स्वशासन भारतीय लोगों को दिया गया या नहीं दिया गया, इन चीजों का मूल्यांकन भी हम करेंगे। देखिए, ये जो एक्ट है 1919 का, जिसको भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, इनमें दो चीज समझना पड़ेगा। एक तो मॉन्टेग्यू एक ये जो मॉन्टेग्यू थे, ये कौन थे? ये थे भारत सचिव। भारत सचिव भारत सचिव का मतलब ये हो गया कि ये ब्रिटेन की जो कैबिनेट है, ब्रिटेन की कैबिनेट में भारतीय मामले के मंत्री थे। दूसरा, अगर हम चेम्सफोर्ड की बात करें तो ये जो चेम्सफोर्ड थे, ये चेम्सफोर्ड थे उस समय के वायसराय, उस समय के वायसराय थे, भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड। इन दोनों के नाम पर ही इस रिफॉर्म का या इस सुधार का नाम पड़ा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या इसको मंडफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। अगर हम ये समझे कि इस रिफॉर्म की क्या क्या विशेषताएं थी, अगर इस रिफॉर्म की विशेषताएं की बात करें तो दो चीज आपको समझना पड़ेगा। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में लेकर के आया गया था, इसके द्वारा प्रांतीय सरकार को क्या किया गया कि रिफॉर्म करने का प्रयास किया गया, प्रांतीय सरकार में सुधार करने का प्रयास किया गया, साथ ही केंद्रीय सरकार में सुधार करने का भी प्रयास किया। प्रांतीय सरकार में सरकार की जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है, इनमें सुधार करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि प्रांतीय सरकार में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, इसके द्वारा किस तरह का सुधार करने का प्रयास किया गया। तो अगर हम ये देखें, प्रांतीय सरकार में किस तरह का रिफॉर्म किया गया, सुधार किया गया, तो प्रांतीय सरकार में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह के। तो सबसे पहले प्रांतीय सरकार की कार्यपालिका, प्रांतीय कार्यपालिका में किस तरह का रिफॉर्म किया गया, किस तरह से सुधार किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा। तो प्रांतीय सरकार में क्या किया गया कि द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत किया गया। द्वैध शासन, डायरकी की शुरुआत किया गया। कहां पे? तो प्रांतीय सरकार में क्या शुरू किया गया? डायरकी। ये डायरकी क्या था?
तो प्रांतीय सरकार में दो स्तर का सरकार था। एक तो था उत्तरदायी सरकार, डायरकी में समझना है तो एक तरफ उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार, और एक था अनुत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार का मतलब ये हो गया कि जो मंत्री परिषद होगा या कार्यकारी का जो सदस्य होगा, यानी कि जो लोग सरकार को चलाएंगे, सरकार को नियंत्रण करेंगे, वो प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। नहीं तो जो प्रांतीय सरकार में जो उत्तरदायी सरकार का जो निर्माण होता था, इसमें कौन कौन आते थे? इसमें आता था गवर्नर एवं मंत्रीगण, गवर्नर एवं मंत्री। मंत्री में अधिकांश लोग वो होते थे जो भारतीय व्यक्ति थे, उनको मंत्री बनाया जाता था गवर्नर के मंत्री परिषद का। गवर्नर और उसके मंत्री परिषद मिलकर के बनाते थे उत्तरदायी सरकार, और गवर्नर एवं उसके कार्यकारिणी के सदस्य, गवर्नर एवं उसके कार्यकारिणी, उसके कार्यकारिणी मिलकर के बनाते थे अनुत्तरदायी सरकार, यानी कि ये विधायिका के प्रति किसी तरह का रिस्पॉन्सिबल नहीं था, ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे, ये विधायिका से बंधा हुआ नहीं था। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो इसके बाद इन्होंने क्या किया गया कि प्रांतीय विषय जो है, प्रांत के विषय पर, यानी कि प्रांत के अंदर बहुत सारे विषय होते हैं जिस पर कार्यपालिका को काम करना होता है, इन सभी विषय को दो ग्रुप में बांटा गया। एक को कहा गया आरक्षित और दूसरे को कहा गया हस्तांतरित विषय। नहीं, प्रांतीय विषय को दो ग्रुप में बांटा गया, एक को कहा आरक्षित विषय और दूसरे को कहा गया हस्तांतरित विषय। जो प्रांतीय विषय है, प्रांतीय विषय को दो ग्रुप में बांटा गया, एक को कहा गया आरक्षित, एक को कहा गया आरक्षित विषय और एक को कहा गया हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, एक को कहा गया आरक्षित विषय और एक को कहा गया हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय थे, इस पे गवर्नर का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, गवर्नर का प्रत्यक्ष नियंत्रण। और गवर्नर कौन होते थे? ब्रिटिश व्यक्ति, ब्रिटिश अधिकारी होते थे। राज्य के जो कार्यपालिका, राज्य कार्यकारिणी के जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे वो होते थे गवर्नर। तो जो आरक्षित विषय है, इस पे गवर्नर का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था और ये विषय क्या था? ये वित्त से संबंधित विषय था। उसके बाद अगर देखें तो कानून व्यवस्था से संबंधित विषय था, कानून व्यवस्था, यानी कि ये जो विषय था इसको रखा गया था किसमें? आरक्षित विषय में। और आरक्षित विषय पर गवर्नर का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। इसमें आते थे वित्तीय विषय और जो कानून व्यवस्था है, इन तरह की चीजें इसमें आते थे। दूसरा जो हस्तांतरित विषय होता था, इसमें विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्री। हस्तांतरित विषय पर नियंत्रण किसका होता था? मंत्री का, मंत्री। और ये मंत्री कौन थे? ये मंत्री थे भारतीय व्यक्ति, भारतीय सदस्य को मंत्री बनाया जाता था गवर्नर के कार्यकारिणी का। और ये मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी था? विधानमंडल के प्रति। विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी, यानी कि जो मंत्री है, मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता था? विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता था। और इसके पास होते थे हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते थे भू राजस्व,
इसमें आता था भू राजस्व, भू राजस्व, सिंचाई, शिक्षा, इस तरह का विषय इसमें आता था। तो इस तरीके से 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, या जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा जो प्रांतीय कार्यपालिका है, प्रांतीय कार्यपालिका को क्या किया गया, एक तरह से रिफॉर्म किया गया, एक तरह से उसमें सुधार किया गया, और वहां पे द्वैध शासन की शुरुआत होती है, डायरकी की शुरुआत होती है। और ये डायरकी क्या था, एक तरफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार, और दूसरी तरफ अनुत्तरदायी सरकार, पर गवर्नर की शक्ति इन सभी मामले में सबसे ज्यादा होता था। दूसरी तरफ अगर हम ये समझें कि इन्होंने और क्या किया, एक चीज और इसमें क्या किया कि अगर प्रांतीय विषय पर संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होता है तो सारे के सारी शक्ति किसके पास आ जाएगा, तो गवर्नर के पास आ जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं कि व्यवस्थापिका में किस तरह का परिवर्तन किया, यानी कि प्रांतीय व्यवस्थापिका, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में किस तरह का परिवर्तन हुआ भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अब हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया गया कि प्रांतीय व्यवस्थापिका में जो सदस्यों की संख्या है उसमें वृद्धि किया गया, सदस्यों की संख्या में वृद्धि किया गया, यानी कि अब प्रांतीय व्यवस्थापिका में पहले की तुलना में ज्यादा सदस्य पहुंच सकते थे, और इसमें खास करके निर्वाचित सदस्यों की संख्या 70% कर दिया गया। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 70% तक बढ़ा दिया गया निर्वाचित सदस्यों की संख्या। यानी कि कार्यपालिका के बाद अब क्या किया गया कि जो प्रांतीय व्यवस्थापिका है, स्टेट लेजिस्लेचर है या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, इनको भी रिफॉर्म करने का प्रयास किया गया, इसमें भी सुधार करने का प्रयास किया गया। और सबसे पहला प्रयास यही था कि सदस्यों की संख्या में वृद्धि किया गया। दूसरा काम इन्होंने एक चीज और क्या किया कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को बढ़ावा दिया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। ये क्या था, देखिए 1909 में जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, मार्ले मिंटो सुधार आया था, उसमें क्या किया गया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांगों को स्वीकार किया गया। यानी कि जो क्षेत्र मुसलमानों की आबादी के आधार पर बहुसंख्यक था, उस क्षेत्र में प्रांतीय चुनाव जब होता था व्यवस्थापिका का, तो चुनाव में भाग लेने का अधिकार केवल और केवल मुसलमानों को दिया गया और वोटिंग का अधिकार भी केवल मुसलमानों को दिया गया। पर 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म होता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या किया गया कि जो ये सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति है इसको और विस्तार किया गया। यानी कि मुसलमान के अतिरिक्त अब सिख के लिए भी क्या किया गया कि पृथक निर्वाचक मंडल के रूप में रखा गया, या और भी जो सदस्य मांग किया था उसके लिए पृथक निर्वाचक जो क्षेत्र है उसका व्यवस्था किया गया। इसके साथ साथ एक और चीज किया गया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार, हालांकि ये वोट देने का अधिकार सीमित रूप में था, बहुत ज्यादा नहीं था महिलाओं को, बहुत ज्यादा महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, पर कम से कम यहाँ से शुरुआत हो गया था महिलाओं को वोट देने का अधिकार
देने का। दूसरे तरफ क्या किया गया, एक चीज और क्या किया गया कि जो भारतीय सदस्य थे, भारतीय सदस्य को प्रांतीय विधान परिषद के विषय पर बोलने का अधिकार दिया गया। नहीं, सदस्यों को प्रांतीय विषय पर बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, जो सदस्य थे उसको प्रांतीय विषय पर बोलने का अधिकार दिया गया। इस तरीके से जो प्रांतीय विधान परिषद है, प्रांतीय विधान परिषद को पूरी तरीके से रिफॉर्म किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा या भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अब हम समझते हैं कि केंद्र सरकार में यानी कि केंद्रीय स्तर पर किस तरह का सुधार किया गया, चाहे वो कार्यपालिका हो या विधायिका हो। केंद्रीय सरकार, अब हम समझते हैं कि केंद्रीय सरकार में किस तरह का परिवर्तन किया गया। तो सबसे पहले अगर हम कार्यपालिका पर देखें कि केंद्र के कार्यपालिका में किस तरह का रिफॉर्म हुआ, केंद्रीय कार्यपालिका में किस तरह से रिफॉर्म किया जाता है, तो पहला चीज क्या किया गया कि प्रांत में तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दिया गया भारत शासन अधिनियम के द्वारा, पर केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं किया गया, बल्कि केंद्र में अनुत्तरदायी सरकार ही रहने दिया। अनुत्तरदायी सरकार, अनुत्तरदायी सरकार, अनुत्तरदायी सरकार का मतलब कि सरकार कोई भी काम करता है तो सरकार के काम को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, कहाँ पे, विधायिका के सामने, विधान परिषद में, या जो संस्था विधि बनाते हैं उनके सामने सरकार के काम को किसी तरह से न तो चैलेंज किया जा सकता है, या सरकार ने किस तरह का काम किया वो किसी तरह से जवाबदेह नहीं है व्यवस्थापिका के सामने। दूसरा क्या किया गया कि सभी विषय को दो भागों में बांटा गया। सभी विषय को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया सभी विषय को। एक भाग में कौन था, एक भाग में केंद्रीय विषय और दूसरे में रखा गया प्रांतीय विषय को। सही, जितने भी विषय था इन सभी विषय को दो ग्रुप में बांटा गया। कुछ को केंद्रीय विषय में रखा गया, यानी कि ऐसे विषय जिस पर केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं या केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही वो चीज था। दूसरा प्रांतीय विषय जिस पर राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार कानून बना सकते हैं या जो प्रांतीय सरकार के सीधे नियंत्रण में था। इस तरीके से सभी के सभी जितने विषय थे इनको दो ग्रुप में बांटा गया। इसके बाद क्या हुआ कि एक और चीज हो गया कि गवर्नर जनरल को एक शक्ति दिया गया, क्योंकि जो केंद्रीय कार्यपालिका है, केंद्रीय कार्यपालिका का निर्माण होता था गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय और उसके कार्यकारिणी के द्वारा। तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कहें या वायसराय आप समझ लीजिए, वायसराय को, वायसराय ही सही है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने का मतलब हुआ कि कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, वो व्यवस्थापिका के पास होता है, विधायिका के पास होता है। पर अगर
विधायिका के द्वारा कानून नहीं बनाया जा रहा है, विधायिका कानून बनाने में असमर्थ है, या विधायिका में सहमति नहीं बन रहा है किसी विषय पर कानून को लेकर के, तो ऐसे स्थिति में जो वायसराय है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है, यानी कि वायसराय अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं। तो ये कुछ शक्तियां दिया गया था किससे? कार्यपालिका से संबंधित। अब हम समझते हैं कि केंद्रीय व्यवस्थापिका से संबंधित किस तरह की शक्तियां दिया गया था। व्यवस्थापिका, तो जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है इसमें एक सदन बनाया गया, केंद्रीय विधानसभा, या इसको ऐसे समझे व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में किस तरह का रिफॉर्म हुआ? तो एक तरफ था केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा एक ग्रुप में, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरे ग्रुप में कौन था? राज्य परिषद। राज्य परिषद। जो केंद्रीय विधानसभा था ये था निम्न सदन, ये था निम्न सदन, निम्न सदन। और यहाँ सदस्यों की संख्या कितना कर दिया गया? 145 सदस्यों की संख्या 145, जिनमें कि 104 सदस्य निर्वाचित होते थे, 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत। पर 104 निर्वाचित सदस्यों में सांप्रदायिकता के आधार पर बांटा गया। कुछ सदस्य हिंदुओं के लिए रिजर्व रखा गया, कुछ मुसलमानों के लिए, कुछ सिखों के लिए और कुछ एंग्लो इंडियंस के लिए, और 41 सदस्य मनोनीत किया जाता था। दूसरी तरफ अगर हम राज्य परिषद की बात करें तो यहाँ सदस्यों की संख्या कितना था? इसको कहा गया उच्च सदन, उच्च सदन। यहाँ सदस्यों की संख्या की बात करें यहाँ था सदस्यों की संख्या 60, नहीं, सदस्यों की संख्या था 60। इस 60 में से 34 था निर्वाचित और बाकी के जो सदस्य थे 26 सदस्य, ये 26 सदस्य मनोनीत थे, यानी कि उसका मनोनयन किया जाता था। पर इस 34 सदस्य को भी क्या किया गया कि संप्रदाय के आधार पर बांटा गया। कुछ सदस्य हिंदू समुदाय के थे, कुछ मुसलमान के लिए रखा गया और कुछ बाकी जो सदस्य थे उनके लिए आरक्षित किया गया। इसके बाद जो केंद्रीय विधानसभा है इनका कार्यकाल रखा गया 3 वर्ष के लिए। इसका कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इसका रखा गया 3 वर्ष के लिए। हालांकि गवर्नर अगर चाहते या तो इसका कार्यकाल बढ़ा भी सकते थे, पर सामान्यतः इसका 3 वर्ष के लिए रखा गया। इसका कार्यकाल रखा गया 5 वर्ष। इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल रखा गया कितना वर्ष? 5 वर्ष। तो इस तरीके से क्या किया गया कि केंद्रीय व्यवस्थापिका को, केंद्रीय विधायिका को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। इसके साथ साथ क्या किया गया कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है उसमें एक और चीज जोड़ा गया कि अब आईसीएस का परीक्षा भारत में होगा। आईसीएस का परीक्षा भारत में आयोजित करने का निर्णय। आयोजित करने का निर्णय। इससे पहले क्या होता था कि एससीएस का जो परीक्षा होता था
इंडियन सिविल सर्विस। इस परीक्षा का आयोजन ब्रिटेन में होता था, लंदन में होता था। पर भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार ये निर्णय लिया गया कि अब ICS की परीक्षा का आयोजन कहाँ किया जाएगा, भारत के अंदर किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रिफॉर्म था भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं या मंडफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा तो कुछ बातें जरूर भारतीय लोगों को दिया गया, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, केंद्रीय व्यवस्थापिका हो या प्रांतीय व्यवस्थापिका हो। पर इस रिफॉर्म से क्या लाभ पहुंचा या इस रिफॉर्म का किस तरह से मूल्यांकन किया जा सकता है, इन चीज को हम अब समझते हैं। भारत सरकार अधिनियम अधिनियम 1919 का मूल्यांकन। का मूल्यांकन यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या था, किस तरह से इन्होंने काम किया, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले कि संवैधानिक सुधार में सबसे महत्वपूर्ण था संवैधानिक सुधार का प्रयास। संवैधानिक सुधार का प्रयास किया गया और भारतीय लोगों की जो लंबे समय से ये मांगे चली आ रही थी कि स्वशासन दिया जाए, भारतीय लोगों को भी सरकार चलाने में शामिल किया जाए, भारतीय लोगों के मांगों को हद तक इसमें स्वीकार किया गया। दूसरा चीज इसमें अगर हम देखें तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की शुरुआत, इसमें केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की शुरुआत। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की शुरुआत किया गया, यानी कि केंद्र की जो व्यवस्थापिका है इनको दो सदन में बांटा गया। एक को कहा गया केंद्रीय परिषद और दूसरे को कहा गया राज्य परिषद। दूसरा चीज इन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति, उच्चायुक्त की नियुक्ति। पर इन सभी सुधार के बावजूद जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसके कई सारी सीमाएं थी जो इनको कम बनाती थी। सबसे पहले तो मताधिकार की बात करें तो बहुत सारे लोगों को मताधिकार तो दिया गया, पर यह मताधिकार क्या था, सीमित मताधिकार था। अगर इसकी दोष की बात करें कि इसमें किस तरह का दोष था, तो सबसे पहला जो दोष था सीमित मताधिकार। सीमित मताधिकार सभी वयस्क नागरिकों को नहीं दिया गया, बल्कि कुछ ही व्यक्ति को मताधिकार दिया गया। उसमें भी खास करके जो व्यक्ति संपन्न थे, जो व्यक्ति टैक्स देते थे, उन लोगों को मताधिकार दिया गया। दूसरा अगर हम देखें तो जो केंद्रीय विधान परिषद है या केंद्रीय व्यवस्थापिका है, इस पर गवर्नर का बहुत ज्यादा कंट्रोल था। इसलिए व्यवस्थापिका स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए किसी तरीके से निर्णय ले ही नहीं पाते थे। हमेशा गवर्नर अध्यादेश ला करके क्या करते थे कि कानून बना देते थे। फिर भी क्या हुआ कि भारत शासन अधिनियम संवैधानिक सुधार की दिशा में तो पहला प्रयास था ही, साथ ही साथ भारतीय लोगों को इन्होंने क्या किया, सुशासन की जो लंबे समय तक मांग चल रही थी, इन मांगों को भी कहीं न कहीं शुरुआत होना शुरू हो गया भारतीय लोगों को स्वशासन देने की प्रयास में।